नमस्कार साथियों। जैसे जैसे ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है वैसे वैसे अपने को एग्जाम का पैटर्न क्लियर होता हुआ चल रहा है कि किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है और साथ के साथ जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे के शिफ्टों में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां तक वो भी लगभग क्लियर है। जो अंदाजा लगा रहे हैं वो भी मैच करता हुआ चल रहा है और उसी बेस पे आज की एक क्लास मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो रिसेंट पैटर्न पे लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से आधारित है और आगे के शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण ax² प्लस x प्लस b बराबर 0 के मूल समान हैं यदि ये शर्त में से कौन सी शर्त हो जाए। मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण पे मूलों की प्रकृति पे एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं। मूलों की प्रकृति का नियम आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। 4 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर d का मान जो हमारा विविक्तकर होता है, d मतलब b² माइनस 4ac, और ये b² माइनस 4ac कब होता है? जब हमारा इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो मान है अगर वो हमारा 0 से कम है तो पहली कंडीशन, इस केस में मूल हमारे कैसे होते हैं? काल्पनिक। और इसी काल्पनिक मूल को हम लोग ये भी कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। जो दूसरा हमारा होता है वो होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इसका मान किसके बराबर होता है? 0। तब हम कहते हैं कि मूल हमारा वास्तविक और समान है। क्या है? वास्तविक भी होगा और समान होगा। बस यही एक कंडीशन है जो आपको इस सवाल में लगानी है। कह रहा है मूल समान है। समान का मतलब समान है तो वास्तविक होगा ही होगा। इसके बाद में मैं और भी हैं जो बाकी किसी सवाल में आ सकते हैं, उनको भी मैं बता देता हूं। जैसे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac सब जगह रहेगा, तो मैं सीधे सीधे d बोलता हूं। d का मान एक पूर्ण वर्ग हो जाए जो कि हमारा 0 से बड़ा हो, तो इस केस में हमारा मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। मूल हमारा कैसा होगा? असमान होगा। असमान होगा। और इन दोनों केस में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इन दोनों के केस में हमको जो मूल मिलेंगे कैसे मिलेंगे? परिमेय मूल मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा हमारा हो गया, चौथा जो मान होता है वो d होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती लेकिन 0 से बड़ा होता है। और इस केस में मूल हमको वास्तविक मिलते हैं और असमान मिलते हैं। इसके साथ में ये जो असमान हल होते हैं ये कैसे होते हैं? अपरिमेय होता है। और अपरिमेय जो मूल होते हैं हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर एक a प्लस रूट भी रहेगा तो दूसरा हमारा a माइनस रूट भी रहेगा। हमेशा याद रखना प्लस और माइनस किसके साथ जाता है? रूट के साथ जाता है। जैसे मैंने कहा कि 2 प्लस रूट 3 एक हमारा रूट हो गया तो दूसरा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिखा, एक रूट हमारा रूट 3 माइनस 2 है, तो जो दूसरा रूट होगा, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये लिख देते हैं रूट 3 प्लस 2, चिन्ह को बदल देते हैं ना, गलत हो जाएगा। हमेशा जो चिन्ह बदलता है वो किसका बदलता है? जो रूट वाली संख्या उसका। तो बाकी जो है वो वैसे ही वैसे रहेगा। यहाँ पे रूट प्लस का है तो रूट माइनस का हो जाएगा, माइनस रूट 3 माइनस 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। इस वाले सवाल के लिए हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है? सेकंड वाला। मतलब अब देखो ये हमारा a हो गया, इससे तुलना करोगे तो ये हमारा a हो गया, ये b का मान 1 हो गया और c का मान किसके बराबर हो गया? b के बराबर हो गया। तो b² माइनस 4ac, ये जो नियम है, ये जो फॉर्मूले है, इस इक्वेशन के हिसाब से अपने को नया बनाना पड़ेगा। तो b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो जाएगा? a, c का मान कितना हो जाएगा? b, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ये दोनों कंडीशन तो नहीं बनती हुई नजर आ रही हैं। बाकी आप देखो ए बी का मान निकालो, या ए बी अलग अलग होगा नहीं, एक ही तरफ रहेगा, तो 1 बराबर 4ab आ जाएगा और यहां से ए बी का मान आ जाएगा 1/4। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छे तरीके से आप सारे के सारे बच्चे समझ। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्रीनिवास ने अभी हाल में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। अब देखो इसमें औसत का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दिया है और एज का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया है। औसत के कॉन्सेप्ट को समझो। अगर 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है तो उनका योग कितना होगा? 2 लोग की औसत आयु 33 है। कुल का मतलब होता है औसत गुणे संख्या। संख्या हमारी कितनी है? 2 लोग हैं, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? और ये कितने समय के बाद में? कुल आयु कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष बाद जो कुल आयु होगी उसका मान हो जाएगा 33 गुणे 2। 33 गुणे 2 का मतलब हो जाएगा 66। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी भी समय में, उत्तर क्या कह रहा है? लड़की की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो इससे हम लोग क्या करें? वर्तमान में आ जाए। अब वर्तमान में कैसे आएंगे? ये 5 वर्ष बाद है तो वर्तमान में उम्र, दोनों की उम्र 5 साल कम हो जाएगी। पति की भी उम्र 5 साल कम हो जाएगी, पत्नी की भी उम्र 5 साल कम हो जाएगी, तो टोटल में कितना कम हो जाएगा? 10 साल।
वर्तमान में कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु अगर वर्तमान में बात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 66। 66 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब एक बात और आपको एज के सवालों में समझना होता है कि किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में उम्र का अंतर सदैव समान रहता है। जैसे मैं और मेरा भाई, जैसे मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो भाई के पैदा होने के 2 साल बाद मैं पैदा हुआ तो मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा हो गया। जब वो 4 साल का होगा तो मैं 2 साल का हूंगा, जब वो 10 साल का होगा तो मैं 8 साल का हूंगा। अभी अगर मैं 20 साल का हूं तो वो 22 साल का होगा। हर समय हमारी और उसके उम्र के बीच का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब देखो श्रीनिवास जिससे शादी किया उससे क्या है? जो लड़की है वो 4 साल छोटी है, मतलब श्रीनिवास क्या है? उससे बड़ा है। मान लो कि श्रीनिवास की उम्र कितनी है? x, और लड़की की उम्र कितनी है? y, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 4। और दोनों की उम्र का योग कितना है? 56 है, मतलब x प्लस वाई कितना है? 56 है। कभी भी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर दिया है, बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा करो। जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 56 4 60 का आधा 30 हो जाएगा। और छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो घटा के आधा करो। 56 में से 4 गया 52, 52 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। देख लो उम्र का अंतर भी कितना आ रहा है? इतना। तो लड़की की वर्तमान आयु बतानी है कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64। तो कह रहा है छठी संख्या बताओ। कभी भी इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में सवाल आए जहां पे 11 नंबर दिया है, और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे इधर कह रहा है 5 संख्याएं हैं, इधर कह रहा है 5 संख्याएं और बीच में हमारी छठी संख्या है, और बीच वाली संख्या का मान निकालने को आए तो कैसे निकालोगे? ध्यान से मेरी बात को समझना। 5 इधर 10 और एक ये छठी संख्या मिला के 11। 11 संख्याएं यहां पर है और 11 संख्याएं ही यहां पर है। तो इस 11 संख्याओं के टोटल में, 11 संख्याओं के टोटल में जब इन 10 संख्याओं का टोटल घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? छठी संख्या मिल जाएगी। और ऐसे सवालों में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के सवाल बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। जैसे अगर इस सवाल की बात करें तो 11 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? 11, और इनका औसत कितना है? 41, तो 11 गुणे 41। इसके बाद में क्या करेंगे? इसमें से इन 10 संख्याओं का टोटल घटाएंगे तो 5 संख्याओं का टोटल, इनका औसत कितना? 18, तो कुल मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 18। इसी तरीके से इनका औसत कितना दे रखा है? 64, तो इनका कुल कितना हो जाएगा? 5 गुणे 64। ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? छठी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लो, चेक कर लो कि क्या यूनिट डिजिट से हमारा आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर गए तो उत्तर टिक करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करना है। ये यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। यहां पे यूनिट डिजिट 8 × 5 = 40, 0। यहां पे यूनिट डिजिट 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, बहुत शॉर्ट में सवाल का आंसर निकाल सकते हो। आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 चीजें लिखो। पहला जो कंडीशन है उसमें साल कितना दिया हुआ है? 10 साल। और कितने गुना की बात कर रहा है? 2 गुना की बात कर रहा है। इस तरीके से लिख लिया। अब दोबारा में कितने गुना कह रहा है? 16 गुना कह रहा है। तो इस 16 को क्या करो? 2 की पावर में बनाओ। तो 2 की पावर में इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। अब इतना होने में अगर 10 साल लगा है तो इतना होने में 10 गुणे 4 40 साल है। आपको क्या करना है? पावर को समय के साथ बस गुणा कर देना है। यही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा बेसिक से भी आपको सिखा देता हूं। मान लो कि मूलधन हमारा कितना है? 1। तो सवाल के हिसाब से कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये वाला जो मूलधन है 10 साल में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी हमारा मिश्रधन आया, अब ये आगे आने वाले सालों के लिए मूलधन का काम करता है। तो अब इसको देखो, अगर ये हमारा मूलधन हो गया तो फिर अगले 10 साल में क्या हो जाएगा? अगले 10 साल में ये खुद का स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना साल लग जाएगा? यहाँ पे भी 10 साल लग जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना साल लग जाएगा? 10 साल लग जाएगा। अब देखो, इसमें कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कि अगर यहाँ पर कितने वर्ष में, अगर ये लिख दे कितने और वर्ष में, तो इसी सवाल का आंसर बदल जाएगा। कैसे? मैंने आपको क्या बताया कि 10 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। और टोटल कितना समय लग रहा है? 40 साल लग रहा है। कितना होने में? 16 गुना होने में। तो अगर ये पूछा जाए कि कितना और साल लगा है, तो भाई 10 साल पहले हो चुका है, टोटल 40 साल लग रहा है, तो कितना और साल लग रहा है? 30 और साल लग रहा है। और ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर यहीं पर एक वर्ड और ऐड हो जाएगा और, तो इस केस में आंसर हमारा 30 साल हो जाएगा। और वैसे इस सवाल का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40 साल। उम्मीद करते हैं कि बात को अच्छी तरीके से समझ पा। क्लियर? चलो अगला सवाल। कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है?
ऐसे सवाल में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो कई बार इसी सवाल में पूछेगा डिस्काउंट सबसे ज्यादा कब मिलेगा, कई बार इस केस में पूछेगा ग्राहक को फायदा सबसे ज्यादा कब मिलेगा, कई बार ऐसे सवाल में देखे दुकानदार को पूछेगा सबसे ज्यादा फायदा कब मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट ज्यादा निकालना है कि कम निकालना है। जैसे अगर ग्राहक के फायदे की बात करेगा तो डिस्काउंट को बढ़ाना है, तभी तो ग्राहक को फायदा मिलेगा। दुकानदार को फायदा करना है तो डिस्काउंट को कम करना पड़ेगा। अब जैसे इस सवाल में कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद, तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होगा, जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, कभी भी इस तरीके से देखिए इतने खरीदे इतने मुफ्त पाए या इतने खरीदे इतने पाए, ये देखो दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों को एक मत समझ लेना वरना आंसर गलत आ जाएगा। भाई 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए का मतलब ये हो गया है कि 5 खरीदे 8 पाए। भाई 5 खरीदोगे और 3 मुफ्त मिलोगे, 3 मुफ्त मिल जाएगा तो टोटल कितना मिलेगा, 8 पाए। 5 जो खरीदा था वो भी मिल जाएगा और 3 जो मुफ्त है वो भी मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 खरीदे 8 पाए। यहां पे सीधे सीधे यही लिखा है 5 खरीदे 6 पाए। इसका मतलब क्या है, 5 खरीदा है 6 मिला है तो उसमें एक क्या है, मुफ्त है, इसमें एक हमारा क्या है, मुफ्त है। और ऐसे केस में जब मुफ्त दिया हो, इतने खरीदे इतने पाए दिया हो, तो हमेशा याद रखना जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो होता है टोटल कितना आपको मुफ्त मिला है और कुल कितना है। ये जो कुल होता है यही आपके अंकित मूल्य के बराबर होता है और जो मुफ्त होता है यही आपके डिस्काउंट के बराबर होता है। अगर कभी डिस्काउंट और निकालना है तो ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में मुफ्त कितना मिल रहा है 3 और कुल कितना है 8, तो ये एक तरीके का डिस्काउंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। और 3/8 का जो परसेंटेज में मान होता है वो 37.5% होता है। अगर नहीं निकालना आता है तो 100 का गुणा कर दोगे 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले केस में कितना मुफ्त मिल रहा है, एक, कितना मिल रहा है टोटल 6, तो 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% या 16.67%। हमको ज्यादा चाहिए तो यह आंसर तो हमारा नहीं होगा इस योजना में। अगर योजना 3 की बात करें तो क्या कह रहा है, 10% और 5% की 2 लगातार छूट। अच्छा, जब 2 लगातार छूट मिलता है तो 2 लगातार छूट का जो एकल छूट होता है वो होता है d1 + d2 - d1 × d2 अपॉन 100%। इस चीज को याद रखना, बस सवाल ये भी खत्म। कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 15, 10 × 5 = 50, 5/50/100, 0.5, 15 में से 0.5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14.5%। तो ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तीसरे स्कीम में 14.5% आ जाएगा, ये और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पर मिल रहा है, स्कीम 1 में, योजना 1 में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी और इसी केस में ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो अब कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं, यहाँ योजना 1 है तो आंसर ए टिक कर देंगे। भाई देख लो यहाँ पे क्रम अलग है और यहाँ पे क्रम अलग है। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलो। कह रहा है जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा। भाई ये कॉन्सेप्ट की तरीके आपको रटा होना चाहिए। एग्जाम में कई बार इस पे सीधे सीधे ऐसा आसान सा सवाल पूछता है और कई बार इसमें थोड़ा सा और डेटा भी देख के सवाल पूछता है। जैसे कह रहा है कि इस तरीके से 3 समांतर रेखाएं हैं, एक ये हो गई, इसके समांतर एक रेखा और हो गई, उसके समांतर एक रेखा और हो गई। कह रहा है इन 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं इस तरीके से कट करती हैं, कट कर दी। तो क्या कह रहा है कि एक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड ये और ये, इसका रेशियो कह रहा है कितना है, 3:4 है। तो कह रहा है दूसरी रेखा द्वारा जो तिर्यक रेखा है, ये दूसरी तिर्यक रेखा, ये जो अंतःखंड काटेगी, इनका अनुपात आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इसको रट लो, जिस रेशियो में ये रहेगा उसी रेशियो में ये रहेगा। अगर इनका रेशियो ए से बी है तो इनका भी रेशियो क्या रहेगा, ए से बी रहेगा, हमेशा ये रहेगा। कई बार क्या होगा कि यहाँ पे इसका डेटा दे देगा, इसका डेटा दे देगा, इसका डेटा पूछ लेगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? चलो अगला सवाल। कह रहा है 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। मिश्रण के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और उसमें से ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी अगर इस तरीके से 2 अलग अलग दाम वाली चीजों को मिलाए और मिलाकर एक मिश्रण बनाए और उस मिश्रण का जो दाम है उसको बेचे अलग से। पहली बात तो इसमें आपको ये समझना है कि जब भी हम मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये हमारा लागत मूल्य है, ये हमारा लागत मूल्य है। अगर इनको मिक्स करेंगे तो हम लागत मूल्य ही निकाल पाएंगे, मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगा, विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। तो अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, एक मिश्रण का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और एक प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, कह रहा है भाई इतने में हम बेच रहे हैं तो हमको 15% का लाभ हो रहा है, मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य है कब, जब 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो सबसे पहले 15% का लाभ देख लो क्या होता है। 15% का मतलब होता है 3/20। अगर 20 का सामान है तो 3 लाभ कितने में बेच देगा, 23 में बेच देगा।
ये जो हमारी वैल्यू दे रखी किसकी दे रखी है, 23 की वैल्यू दे रखी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 और कितना बच गया, 10 बच गया, सॉरी यहाँ 55 है, 23 दूना 46 कितना बच गया, 9, 23 चौके कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एक का मान आ गया 2.40 और एक का मान 2.40 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 का गुणा करोगे 24 गुणे 2 48 और 48 आंसर आ जाएगा। और ये 48 आंसर नहीं है, ये 48 क्या है, मिश्रण का लागत मूल्य है। अब हमको ये निकालना है कि किस रेशियो में मिला है। अब एलिगेशन लग जाएगा, कैसे, कह रहा है 45 रुपए वाली को 52 रुपए के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि जो हमारा मिश्रण का लागत हो जाए कितना हो जाए, 48 हो जाए। तो 48 4 52 और 45 3 48, किस रेशियो में मिलाएंगे, 4 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे। तो दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक यहां से लागत निकाला, दूसरा यहां एलिगेशन से रेशियो निकाल। कई बार यहां पे एक चीज और दे देगा कि इसका वजन दे देगा, दूसरे का वजन पूछेगा, तो भाई इसका वजन दिया है तो इसका वजन निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x, 2x + 7, 6x + 9 और y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर x का मान 2 दे रखा है, तो इसको ये देखो कि x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, बस हमको इसका मान नहीं मालूम। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास में कभी भी ऐसा बोला जाए कि 4 संख्याएं समानुपात में है, तो पहले और दूसरे का अनुपात बराबर होता है तीसरे और चौथे का अनुपात। बस यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा, सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर x का मान 2 रखोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, x का मान 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 9 21 हो जाएगा। तो अगर हम y की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो रहा है 3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, इसका मान कितना हो जाएगा 33। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे से काट दो, 7 से काटोगे 3 बार जाएगा, y इधर चला जाएगा, ऐसे 7 3 11 3। बात समझ में आ गया सभी को। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 पर 8.2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितना होगा। यह भी सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ महीने होते हैं और इनको भी दिन में दिया जाता है, तो इसमें हमेशा एक ही बात याद रखना कि आपको टोटल दिन निकालने होते हैं। और इसमें भी दिन में अगर 73 के पास दिन आ रहा है तो जो 73 दिन होता है ना, ये 1/5 साल के बराबर होता है। अगर 73 के अगल बगल में भी आए, 72 आए या 74 आए, तो भी आप उसको क्या ले लोगे, 73 दिन मतलब 1/5 साल ही ले लोगे। अगर और कोई दिन आएगा तो उसको साल में बदलने के लिए क्या करोगे, जितने दिन होंगे डेज और बटे में 365, फिर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कितना समय लग रहा है साल। तो सबसे पहले दिन निकालो। अब कह रहा है 7 फरवरी 2022, 2022 होता है नॉन लीप ईयर, मतलब 28 का फरवरी होगा। 7 से स्टार्ट कर रहा है तो आप क्या करो, 6 हटा दो तो फरवरी में कितने दिन हो गए, 22 दिन हो गए। फिर अगर हम मार्च की बात करें कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे। अप्रैल की बात करें, कह रहा है 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल और ले लो, कितने हो गए 20 अप्रैल। अगर टोटल दिन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इधर 4 3 7 इधर, एग्जैक्टली अपने को कितना दिन मिल गया, 73 दिन मिल गया। और 73 दिन का मतलब कितना हो गया, 1/5 साल हो गया। तो अब अगर हमको ब्याज निकालना है तो ब्याज बड़ा आसान होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 2000, दर हमारी कितनी है 8.25, समय हमारा कितना है 1/5 साल, और बटे में क्या करना है 100 करना है। अब देखो ये वाले 2 0 से ये वाला 2 0 चला गया, 5 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 5 × 5। आप 5 से भाग करने की जगह इसको 10/2 लिख सकते हो, तो सीधे सीधे 4 का गुणा भी कर सकते हो। तो आंसर जो आ जाएगा 25 चौका 100, 4 8 32 33 आ जाएगा। वो ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि इस 5 को हम लोगों ने जो 1/5 था, इस 5 को काटा, क्या लिखा 10/2, तो ये 2 हमारा कहां चला गया, यहां ये वाले 0 से ये वाला 0 चला गया। अब ये 2 दूना 4, 4 का गुणा इसमें हो गया। अब 25 चौका 100, 1 आ गया, 4 8 32, 32 और कितना आ गया 35 आ गया। अब जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो आप अपने कैलकुलेशन के तरीके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल। कह रहा है P और Q अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये जो वैकल्पिक दिनों का सवाल होता है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए बस 1-2 पॉइंट आपको ध्यान देना है, बाकी सवाल आपका आसान हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालो। P 9 दिन में कर रहा है काम, Q 12 दिन में कर रहा है, तो 9 और 12 इनका सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 36। इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4, और इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है, यदि वे Q से शुरू करते हैं तो सबसे पहले Q को काम कराओगे 1 दिन, तो कितना काम करेगा 3, कितना समय लग गया 1 दिन। फिर कौन काम करेगा, P काम करेगा। वैकल्पिक का मतलब होता है एक दिन एक पर्सन काम करेगा, फिर अगले दिन दूसरा पर्सन काम करेगा, फिर उसके अगले दिन दूसरा, फिर ऐसे ही वैकल्पिक में चलता रहेगा। पहले दिन किसने काम किया Q, फिर कौन काम करेगा P, कितना समय कितना काम करेगा 4 यूनिट, कितना समय लेगा 1 दिन,
फिर काम कौन करेगा Q, कितना 3, कितना समय लेगा 1, फिर काम करेगा कौन P, कितना 4, कितना समय लेगा 1, और इसी तरीके से प्रक्रिया चलती हुई चली जाएगी। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इन दोनों का एक चक्र ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा एक चक्र हो गया, फिर ये हमारा एक चक्र हो गया, इसी तरीके से ये हमारा चक्र चलता रहेगा। अब एक चक्र में काम कितना हो रहा है 7, समय कितना लग रहा है 2, तो 7 यूनिट काम हो रहा है और 2 दिन का समय लग रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, 7 से इसमें भाग करोगे, पूरा पूरा जितना भाग चला जाए, जैसे कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, तो 5 से गुणा कर दिया, यहां पे भी 5 से गुणा कर दोगे तो काम कितना हो गया 35 और दिन कितने लग गए 10। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि कितना बचा हुआ काम है। बचा हुआ काम कितना है 1 यूनिट, और ये जो 1 यूनिट बचा हुआ काम है आपको ये समझना है कि कौन करेगा। अब देखो एक चक्र के बाद कौन आता है Q, फिर एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा, कौन आएगा Q, ऐसे ही 5 चक्र कंप्लीट होने के बाद में कौन आएगा Q। काम कितना करना है 1, कितनी क्षमता से Q करेगा 3 क्षमता से करेगा, तो कितना समय लग जाएगा 1/3, तो 10 दिन यहां लगा हुआ 1/3 यहां लग जाएगा, टोटल कितना समय लग जाएगा 10 सही 1/3 दिन। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल पे देखो, एग्जाम में चोर पुलिस के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके का चोर पुलिस का सवाल है। मैं आपको बता दूं, इसमें अगर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाए ना तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसी सवाल को रेशियो मेथड से करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, कह रहा है एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर तुरंत 13 किलोमीटर की पर आवर की चाल से भागने लगा और पुलिस ने 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं, इनके बीच की जो दूरी है पहले वो है 150 मीटर। अगर 2 आदमी चलें तो इसका कितना हिस्सा वो कवर करेंगे। अगर दोनों आदमी चल रहे हैं समान दिशा में या विपरीत दिशा में, कैसे भी चलें, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, टाइम वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, बस गति बदल जाती है। गति कैसे बदल जाती है कि अगर समान दिशा में होंगे तो जो सापेक्ष गति हो जाती है, समान दिशा में है तो गति घट जाती है। इस केस में कितना हो जाएगा 14 - 13 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये मान लो कि 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 मिनट में दोनों मिलकर कितना दूरी चल लेंगे, तो दोनों मिलकर 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 मिनट में कितना चलेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। अब समय हमारा कितना है 6 मिनट, इसको घंटे में बदल लो तो कितना आ जाएगा 6/60 घंटा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 किलोमीटर, और 1/10 किलोमीटर इसको मीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर 100 मीटर की दूरी कवर कर ली है। इनके पहले दूरी कितनी थी 150 मीटर और कितनी कवर कर लिया 100 मीटर, तो बची कितनी हुई है 150 - 100 बराबर 50 मीटर। मैं आपको बता दूं, अगर इसी सवाल को आप रेशियो मेथड से लगाओगे तो यही सवाल बहुत लेंदी हो। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होगे कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है जहां पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? चलो अगला सवाल। अब देखो ये बहुत बड़ा सा सवाल है। इस तरीके से एग्जाम में कई बार ट्रिग्नोमेट्री के बहुत भड़कीले सवाल आते हैं, लेकिन इस सवाल की एक खास बात है। इस सवाल की खास बात यह है कि अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है। इस ऑप्शन में कहीं पे भी कॉट, tan, साइन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिख रहे हैं। जब भी इस तरीके से नंबर मिले तो इसका मतलब ये होता है कि जो उत्तर है वो x के मान पर निर्भर नहीं करता, अपने आप ये सारा का सारा एडजस्ट होके, भाई x यहाँ पे कुछ भी होगा अपने आप नंबर यही आ रहा होगा। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। और वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन एकदम आसान रहे। जैसे अगर साइन हो तो 0 और 90 डिग्री रखो, कॉस हो तो 0 और 90 डिग्री रखो। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि बटे में कभी भी 0 ना बने, इस तरीके से कभी ना आए। टेन कॉट हो तो 45 डिग्री रखो, टेन कॉट में 0 90 रखना ही नहीं है। यहाँ पे देखो कॉट भी दे रहा है, टेन भी दे रहा है, तो क्या करोगे x का मान कितना रख दोगे 45 डिग्री, तुरंत आपका सवाल का आंसर आ जाए। अब x का मान 45 तो कॉट 45 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, तो 1/4 ये हो गया। यहाँ पे देखो ये हो गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये भी 1/4 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 1 + 1 2, तो ये कितना हो गया 1/2। अब 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 + 1/2 जोड़ोगे आंसर कितना आ जाएगा 1, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल कह रहा है A एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। B A से 60% अधिक कार्य कुशल है। B अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले अगर कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो आप टोटल काम निकालने की जरूरत नहीं। अगर एक का समय दिया है दूसरे का समय निकालना है तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर 2 आदमी समान काम कर रहे हैं तो जिसकी क्षमता कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा। मतलब जिस रेशियो में क्षमता होगा उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा समय का। तो अगर हम लोग बात करें तो B और A इनके समय क्षमता की बात करें
तो क्षमता का रेशियो कैसे निकलेगा? कह रहा है जो बी है ए से 60% अधिक, 60% का मतलब होता है 3/5, किससे तुलना कर रहा है? ए से। अगर ये ए का मान हो गया तो इससे 3 अधिक, 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 की क्षमता, सॉरी बी की क्षमता अगर 8 है तो ए की क्षमता कितनी है? 5। या ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। अगर ये क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसको 5 यूनिट का समय लगेगा और इसको 8 यूनिट का समय लगेगा। तो कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में करता है। 8 का मान किसके बराबर है? 32 के बराबर। किसका गुणा हो रहा है? 4 का। तो बी को कितना समय लगेगा? 4 का गुणा कर दो, कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जब आपका रेशियो आ गया तो आप क्या कर सकते थे? ए एक कार्य को 32 दिन में कर रहा है तो इसका क्षमता और समय 5 × 32, ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया। और कौन करेगा? बी करेगा। किस क्षमता से? 8 क्षमता से। तो कितना समय लगेगा? इतना। 8 चौक 32, 4/20, यहां से भी निकाल सकते। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? ये भी बड़ा स्पेशल सवाल है, एग्जाम में बहुत रिपीट करता है कि दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचने पर एक बार लाभ होता है, एक बार हानि होता है। कई बार सवाल में बोलेगा लाभ और हानि बराबर है, कई बार आपको सवाल में बोलेगा अर्जित लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। दोनों बोले, चाहे लाभ और हानि बराबर बराबर बोले और चाहे परसेंटेज में लाभ और हानि बराबर बराबर बोले, दोनों का केस एक ही है। ऐसे केस में हमेशा याद रखना, जो लागत मूल्य हो जाएगा वो दोनों विक्रय मूल्य जो दिए हुए हैं उनका औसत हो जाएगा। बस इनका औसत निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1920 और प्लस 1500, इनका आधा कर दो। तो इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा? 2 9 18, 2 6 12, 0। और यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 7 6 13 9 1 0 6 5 11 9 7 16 और 1 17, 1710 रुपए क्या आ जाएगा? लागत मूल्य। अब अगर हमारा लागत मूल्य आ गया तो कह रहा है 10% का लाभ लेना है। 10% के लाभ का मतलब क्या है? 10 का सामान 11 में बेच देना है, मतलब कितना कर देगा? 11/10 कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा फाइनल। 10 से ये 0 कट जाएगा, 11 से गुणा करोगे 1 8 8 1, यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गया हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट मिले, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है। अगर मान लेते हैं कि कर्ण हमारा x है, तो भाई 1 से 4 बड़ा है। अगर ये इससे 4 बड़ा है तो ये इससे कितना होगा? 4 छोटा होगा, मतलब ये कितना होगा? x - 4। और कह रहा है दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, मतलब ये इससे कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। ये 8 बड़ा है तो क्या होगा? 8 छोटा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? x - 8 हो जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। एक 2 है, एक 7 है, तो ये इससे कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये इससे कितना छोटा है? 5 छोटा है। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दी। अब एक बात और ध्यान से समझो, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कैसे जाओगे? इसमें 4 जोड़ोगे तब यहां पहुंच जाओगे, और यहां से यहां कैसे जाओगे? जब इसमें 4 जोड़ोगे तब यहां से यहां। और कभी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिखे जिसमें क्या है? अंतर समान है, तो ट्रिपलेट तुरंत से पकड़ो। हमेशा एक ही ट्रिपलेट आएगा, कौन सा? 3 4 5। यही एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसके बीच का अंतर सदैव क्या रहता है? समान रहता है, 1 और 1। अगर मैं इसी ट्रिपलेट में 2 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 6 8 10। देखो अंतर कितना आ रहा है? 2 और 2 आ रहा है। अब यहां पर अंतर कितना है? 4 और 4 का। तो अंतर 4 और 4 का मतलब क्या है? इसमें 1 का गुणा है, इसमें 2 का गुणा है। अंतर 4 और 4 करने के लिए इसमें क्या करो? 4 का गुणा करो। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20। अगर आप देखोगे तो यहां पे अंतर कितना आ गया? 4। यहां पे अंतर कितना आ गया? 4। अब देखो ये इससे कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। ये इससे कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। तो हमको मालूम चलेगा कि कौन सा ट्रिपलेट है। ये हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 20। हमको ट्रिपलेट मालूम चल गया। समकोण त्रिभुज का आधार मालूम है, लंब मालूम है, क्षेत्रफल निकालना क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 12 गुणे 16। 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 16 छक्का कितना आ जाएगा? 96 वर्ग इकाई। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, अंतर वाला। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये कॉन्सेप्ट। चलो अगला सवाल। 0.424 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ये आवर्ती दशमलव का हमारा सवाल है। कभी भी इस तरीके से आवर्ती दशमलव के सवाल को अगर भिन्न में बदलना है तो किस तरीके से बदलोगे? ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको आपको 2 तरीके से याद रखना है। एक हमारा अंश निकालेंगे और एक हमारा हर निकालेंगे। अंश निकालने के लिए आपको दशमलव को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसको रखना है? नंबर को और बार को। तो सबसे पहले जो भी नंबर लिखा है दशमलव को इग्नोर करके लिख दो, लिख दिया। और जितने पार्ट पे बार नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे कोई और डिजिट होती, यहाँ पे 1 होता तो ऐसे लिखते, ऐसे पूरा लिखते।
अब जितने पार्ट पे बार नहीं है, जैसे मान लो अगर यहाँ 1 होता तो कितना घटाते 14, 0 है तो कितना घटाओगे 0 4, 0 की जगह अगर कोई नंबर होता तो उसके साथ लिखते हैं। ये हमारा अंश खत्म हो गया। अब हर पे आते हैं। हर के लिए दशमलव ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दशमलव के बाद में कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पे बार है, 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगा दो। दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिन पे बार नहीं है, एक ऐसा डिजिट है जिसपे बार नहीं है, उतने 0 लगा दो बस। अब इसको सरल कर लो, ये आंसर हो जाएगा। 424 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 420, और बटे में कितना आ जाएगा 990। 0 से 0 चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो 3 से भाग चला जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 33। तो 14 बटे 33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई हो। अगले सवाल पे चलो। कह रहे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालो। देखो अगर कई सारा डेटा हमको दे रखा है तो माध्यिका होती है बीच वाली संख्या, लेकिन बीच वाली संख्या निकालते कैसे हैं? डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आरोही क्रम का मतलब यह है कि बढ़ते हुए क्रम में। और इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। अगर मान लो यहाँ पर हमारे विषम नंबर हैं और विषम नंबर का मतलब n विषम नंबर है, तो जो हमारी संख्या होगी ना वो हो जाएगी सिंपल n+2वीं संख्या हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मध्य पद यही हो जाएगा। अगर मान लो ये हमारा क्या हो गया, n का मान कैसा हो गया, सम हो गया, तो हमको 2 पद मिलेंगे बीच में। एक तो आपको मिलेगा n/2वां पद मिलेगा, और एक इसके जस्ट बाद वाला मतलब n+2 प्लस इसके बाद वाला मतलब 1वां पद मिलेगा, और इसका औसत निकालोगे तब आपको माध्यिका मिलेगी। अब सबसे पहले इस सवाल में देखो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मैं चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, परफेक्ट है। तो अगर 10 नंबर है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला। और 10 का मतलब 10 का आधा कौन सा हो जाएगा, 5वां, प्लस 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6वां, और बटे में 2। और कैसे, जब आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब आपको यह भी समझना है कि क्या आपको 10 के 10 नंबर एडजस्ट करने, नहीं, आपको कौन सा नंबर चाहिए, 5वां और 6ठा। तो आप बढ़ते हुए क्रम में 6 नंबर तक जाओ, बस 6 नंबर मालूम चलेगा, आंसर मिल जाएगा। सबसे छोटा नंबर, ये सारे के सारे अंक, सारे के सारे नंबर 2 अंकों के हैं, तो 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11। तो पहला नंबर मिल गया 11। अब 11 से 20 तक के नंबर को पहले देखोगे। 11 के बाद में और कोई नंबर दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 15 इसके बाद हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। हमको अगर ध्यान से देखोगे तो 3 1 4 एक 5वां नंबर हमको मिल चुका है, मतलब हमको ये वाला नंबर मिल चुका है, 6ठा। अब अगर मैं बात करूं तो 18 से बड़ा नंबर, अब 11 से 20 के बीच में और कोई नंबर बचा नहीं। अब आगे चलेंगे, 20 के ऊपर चलेंगे, 20 से 30 के बीच में, तो 20 के बाद में यहां पर कोई नहीं है, एक नंबर ये है 22, बस ये हमारा अगला नंबर हो गया। ये हमारा 5वां हो गया, ये हमारा 6ठा हो गया, तो यहाँ पे रख दोगे। 5वां हमारा 18 है, 6ठा हमारा 22 है, और बटे में 2। 18 22 40, 40 बटे 2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये हमारे सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से इस बात को समझ। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। अब देखो ये सवाल आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा कि ये अलग अलग लंबाई को मापने के लिए कोई एक ऐसी डंडी या ऐसी माप की लंबाई बताए जो सबको बराबर बराबर नाप ले। तो वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, इन तीनों माप का एचसीएफ। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, यहां पर 2 लंबाई को 2 उसमें यूनिट में रखा है, मीटर में भी सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो आंसर देखो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो इस सवाल को एकदम आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो कि जितनी भी लंबाई मीटर में दे रखी है उस सबको सेंटीमीटर में बदल लो। मीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदल लो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर हो जाएगा सीधे सीधे। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 735 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 490 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही, सभी में 5 से भाग चला जाएगा, और यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि 5 से भाग जाने वाला नंबर चाहिए, तो 5 से एक बार क्या करो, भाग कर दो। 5 × 5 0, 5 × 5 25, 5 से भाग करोगे, 5 × 5 2 बच गया, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 7 35। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 5 से भाग करोगे, 5 9 45, 4 बच गया, 5 8 40। अब आपको क्या करना है कि इनको तोड़ने से पहले एक बार ऑप्शन को वेरीफाई करो। यहाँ पे क्या है, 5 और 11 है, यहाँ पर 5 और 5 है, यहाँ पे 5 और 7 है, यहाँ पे 5 और 9 है। तो 5 के बाद में कौन सा ऐसा दूसरा नंबर, जैसे अगर इसमें देखोगे तो क्या 11 से इसमें भाग जाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 से भाग जाएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 25 भी नहीं हो सकता भाई, इसमें और इसमें 25 से भाग नहीं जाएगा। 35, 5 और 7, क्या 7 से भाग जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ है 15 × 7, ये हमारा लिखा हुआ है 7, इसमें निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7, 14 7 98, 7 × 14। अच्छा देखो यहां से समझ में आया, 7 भी है 5 भी है, 7 भी है 5 भी है, 7 भी है 5 भी है, तो 7 × 35 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारे सवाल का
आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में मैं इतने ही सवाल लेकर आया हूं और ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जाम देने के पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक दो बार अपने से भी लगा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ऐसे बेहतरीन सेशन के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।